तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू क्लास जिसका नाम है बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। तो इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसी मदर जो प्रेग्नेंट है, जिसको डायबिटीज भी है। डायबिटीज कोई सा भी हो सकता है, टाइप 1 का हो सकता है, टाइप 2 हो सकता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है, कोई भी डायबिटीज। तो डायबिटीज में अपने को इतना तो पता है कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है, हमेशा शुगर लेवल हाई होता है। और जब शुगर लेवल हाई होएंगे मदर के अंदर, सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर, अगर सर्कुलेशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वही ब्लड, हाई ग्लूकोज वाला ब्लड बेबी के अंदर जाएगा। अब बेबी के अंदर हाई शुगर वाला ब्लड गया है तो बेबी के पास भी हाइपरग्लाइसीमिया होएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता है। ठीक है, तो और अपने को ये भी पता है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन। ठीक है, तो जब बेबी के अंदर हाई शुगर का ब्लड पहुंचेगा तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेबी का पेनक्रियाज इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सभी को पैथोफिजियोलॉजी तो आपको पता है ही। ठीक है, आपने एंडोक्राइन में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, पहले एक बार इसका लिख लेते हैं डेफिनेशन। देखो, बेबी ऑफ डायबिटिक मदर मतलब वो, ठीक है, वो इन्फेंट, वो बेबी जिसकी मदर को जेस्टेशन के टाइम पे डायबिटीज थी, जिससे बेबी के ऊपर क्या क्या चीजें अफेक्ट पड़ी है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं डेफिनेशन, बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, इट इज अ बेबी it is a baby ठीक है, इट इज ए बेबी who is, ठीक है, who is born to a, who is born to a mother who has diabetes mellitus, who has diabetes mellitus। ठीक है, तो जिसको डायबिटीज मलाइटस हो, वो डायबिटीज मलाइटस कौन सा हो सकता है, टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है। कौन सा डायबिटीज मलाइटस, ये हो सकता है टाइप 1 भी, टाइप 2 भी, और जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस भी। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी तरह का डायबिटीज अगर मदर को हो तो वो उसको बोलेगा कि हाँ बेबी, तो कहेंगे हाँ मदर को डायबिटीज है। ठीक है, कब होएगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को डायबिटीज है, ठीक है, तो इट इज ए बेबी हु इज बोर्न टू ए मदर हु हैज डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो एक ऐसा बेबी जिसकी मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलाइटस था, तो वो होएगा बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, बोथ जेस्टेशनल और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज दोनों इंक्लूड करी है, तभी मैंने लिखा है टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इसके अंदर ये चीज देख लेते हैं, बोथ जेस्टेशनल एंड, ठीक है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज आर इंक्लूडेड। इसका मतलब है जरूरी नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को डायबिटीज हुई है वही बेबी के ऊपर अफेक्ट होएगा, उस बेबी को भी अफेक्ट उतना ही होएगा जिसको प्री जेस्टेशनल, पहले बाई बर्थ टाइप 1 डायबिटीज थी, या आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड हुई है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो कहने की बात है कोई भी ऐसा बेबी जिसकी मदर को डायबिटीज हो, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, जेस्टेशनल हो, प्री जेस्टेशनल हो, तो उस बेबी की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर, पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है,
देखिए डायबिटीज वाला बेबी है, कोई भी डायबिटीज वाला बेबी है, कोई भी डायबिटीज मदर वाला बेबी है, अगर कोई भी किसी मदर को डायबिटीज है, ठीक है, तो उस मदर के अंदर शुगर लेवल हमेशा ब्लड में हाई होएगा, तो बेबी के पास जो ब्लड पहुंचेगा उस ब्लड के अंदर भी शुगर लेवल हाई ही आया है, क्योंकि मदर से ही बेबी को मिलता है। तो जब वो हाई ब्लड का भी हाई शुगर का ब्लड बेबी के पास पहुंचाएगा, तो बेबी का पेनक्रियाज स्टिमुलेट होएगा और इंसुलिन को रिलीज करेगा टू काउंटर दिस हायर शुगर रिच ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया था। क्या था यहाँ पे, मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। माँ को डायबिटीज थी, जिससे क्या हुआ है, जो ब्लड है हाई शुगर वाला वो बेबी के पास पहुंचा है, ठीक है। तो क्रॉस कैसे क्रॉस करता है, प्लेसेंटा से क्रॉस करता है, क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू फीटस, ठीक है, क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू फीटस, ठीक है। और फीटस के पास पहुंचा है ये ब्लड, उससे क्या होएगा, ठीक है, फीटल पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाएंगे और इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। फीटल पेनक्रियाज stimulated and fetal pancreas stimulated and respond by increase कौन सा हार्मोन, इंसुलिन लेवल, ठीक है, बाय इंक्रीज इंसुलिन, ठीक है। ओके, तो फीटल पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो गया, उसने इंसुलिन को रिलीज करा, तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज करेगा क्योंकि ज़्यादा शुगर वाला ब्लड आएगा बेबी के पास, तो इससे कंडीशन जनरेट होएगी, ज़्यादा इंसुलिन की वजह से ब्लड के अंदर, फीटल ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी फीटस के अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। अब ये हाइपर इंसुलिनीमिया बेबी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, इसको एक बारी देखते हैं। देखो, ये अफेक्ट करेगा बेबी को 4 तरीके से। हाइपर इंसुलिनीमिया समझ में आ गया कैसे भाई, मदर को क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया था, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया का ब्लड बेबी के पास आया, तो बेबी के ब्लड के अंदर भी हाई लेवल ऑफ शुगर हो गया, तो इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेबी के पेनक्रियाज ने हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रिलीज किया, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रिलीज होती है ब्लड के अंदर, यानी हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया। बस इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से क्या चीज बेबी को देखने को मिलेगी। देखो, हाइपर इंसुलिनीमिया का 4 अफेक्ट होएगा बेबी के अंदर, 4 टाइप से ये अफेक्ट करेगी बेबी को। देखिए, सबसे पहले इंसुलिन इज ए मेजर हार्मोन विच इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फीटस। ये मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पढ़ाया था। जैसे एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, वहीं बेबी के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। इससे क्या होगा, इंसुलिन इंक्रीज ग्रोथ, इंसुलिन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फीटस, फीटस की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, जिससे फीटस की ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से फीटस के अंदर हो जाएगा मैक्रोजोमिया, फीटस का साइज बढ़ जाएगा, यानी मैक्रोजोमिया। ओके ओके, उसके बाद सेकंड इफेक्ट, ठीक है, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा होएगा, ठीक है, तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा होएगा, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज करेगा। अब इंसुलिन ने उस शुगर को क्या किया है, पकड़ पकड़ के स्टोर कर दिया है बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, सेल के अंदर, इस शुगर को, इस ग्लूकोज को स्टोर कर दिया है। तो जहां पे भी स्टोर करेगी वहां पे स्टोरेज ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहाँ कहाँ पे स्टोर करती है, तो फैट के अंदर करती है या मसल्स के अंदर करती है, मसल्स के भी सेल्स के अंदर करती है। तो वहां पे जैसे मेनली स्टोर करती है ग्लूकोज को हम इन फॉर्म ऑफ
जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं हम इन लीवर, ठीक है। तो लीवर के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज जब स्टोर हो जाएगा तो लीवर का साइज कभी कभार बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्टोर कर दिया गया है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो लिख लेते हैं इंक्रीज फैट एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब इस इंसुलिन ने क्या किया है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को स्टोर कर दिया है, कि जिससे क्या हुआ है, फैट का लेवल बढ़ गया और ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ गया। इससे क्या देखने को मिलेगा अपने को, ऑर्गेनोमेगैली देखने को मिलेगी, ऑर्गेनोमेगैली। ऑर्गन मतलब ऑर्गन, मिगैली मतलब साइज बढ़ जाना, ठीक है। थर्ड, इंसुलिन एक्ट करता है एज ए एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट, ठीक है। आपने एंडोक्राइन में सर ने पढ़ाया होगा कि इंसुलिन एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। तो अगले में क्या इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इंसुलिन एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट काम करने वाला, एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। कोर्टिसोल का एंटागोनिस्ट होता है। और बेबी के अंदर कोर्टिसोल कैसे वर्क करता है, बेबी के अंदर आपने गायनी में पढ़ा होगा कि कोर्टिसोल एक्ट एज ए प्रोडक्टिव सब्सटेंस फॉर सर्फेक्टेंट। कोर्टिसोल बढ़ेगा तभी सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट का और कोर्टिसोल का डायरेक्ट लिंक है। अगर बेबी के अंदर कोर्टिसोल कम होएगा तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन भी डिक्रीज होएगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर किसी बेबी के अंदर कोर्टिसोल का लेवल कम हो गया तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल भी कम होएगा, जिससे बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल एक्ट एज ए प्रोडक्शन सब्सटेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, जिससे वैसे लिखने को लिख सकते हैं कोर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। उसके बाद उससे क्या होएगा, चलो लिख लेते हैं लेस सर्फेक्टेंट, ठीक है, लेस सर्फेक्टेंट रिलीज होंगे, ठीक है। लेस सर्फेक्टेंट रिलीज होने से क्या होएगा, इमेच्योर लंग्स हो जाएंगे बेबी के, इमेच्योर लंग्स हो जाएंगे। इमेच्योर लंग्स होने से क्या होएगा, बेबी के अंदर रिस्क रहेगा, रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का खतरा रहेगा। तो इसमें दो चार चीजें हाईलाइट कर लेते, तो मैक्रोजोमिया को हाईलाइट कर लो, ऑर्गेनोमेगैली को कर लो, एंड रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ये चीज कर लो, रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये तो तीन इफेक्ट। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ इफेक्ट की, हाइपर इंसुलिनीमिया का चौथा इफेक्ट। देखो फोर्थ इफेक्ट क्या है, हाइपर इंसुलिनीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया का। देखो लिख लेते हैं, हाइपर इंसुलिनीमिया एंड हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। इससे ये हाइपर इंसुलिनीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया जब भी बेबी के अंदर होता है ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन को ना सप्रेस करता है। और जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन सप्रेस होएगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है पीटीएच ग्लैंड से, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन यानी पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है तो उसका लेवल भी कम होएगा। अगर पीटीएच का लेवल कम होएगा तो बेबी के अंदर, अपने को पता है पीटीएच इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम लेवल, तो पीटीएच कम होने की वजह से कैल्शियम का लेवल भी कम होएगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है और शुगर का लेवल भी बेबी के अंदर हाई है, जिससे पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन सप्रेस हो गया है, जिससे लिख लेते हैं इंटरफेयर इन पैराथायरॉयड ग्लैंड फंक्शन, इंटरफेयर इन पैराथायरॉयड
ग्लैंड फंक्शन, जिससे क्या होएगा, लेस पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, लेस पीटीएच की वजह से हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। और इस चीज को भी कीजिए हाईलाइट। देखो मैंने क्या बताया, जब भी इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होएगा और शुगर का लेवल हाई होएगा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया प्लस हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, तो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन को सप्रेस करेंगे। और पैराथायरॉयड ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम कंट्रोल, ठीक है। तो पीटीएच कम होएगा तो बॉडी के अंदर कैल्शियम भी कम हो जाएगा। ये थे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी अदर क्लिनिकल फीचर, अदर पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। ये तो था, ये सभी क्यों हुआ है, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से। अभी तक हमने केवल पढ़ा है हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से। अब बात करते हैं अदर पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं अदर। अदर, देखिए अदर के अंदर यहां पे देखिए, सबसे पहले फीटल के अंदर था, क्या था, हाइपरग्लाइसीमिया था। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया था, ठीक है। फीटल जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, फीटस के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, बेबी को ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म होता है। तो हाई डाइजेशन, हाई मेटाबॉलिज्म होएगा, क्यों, क्योंकि हाई शुगर है। हाई शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए बेबी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, अगर मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो भाई ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को लेने के लिए बेबी के ऊपर स्ट्रेस भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन बेबी के अंदर, फीटस के अंदर कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। वाया प्लेसेंटा ही बेबी के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। तो प्लेसेंटा के ऊपर क्या होएगा, स्ट्रेस पड़ेगा, जिससे क्या होएगा, प्लेसेंटा जितना फुल इतना डिमांड को काउंटर नहीं कर पाएगा। उससे क्या होएगा, बेबी के अंदर एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको बोलते हैं फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है। तो फीटल हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन जनरेट होएगी। तो फीटल हाइपोक्सिया जब होएगा, तो ये फीटल हाइपोक्सिया अगर लंबे टाइम तक रहा, यानी क्रोनिक हाइपोक्सिया जब रहा, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से बेबी के अंदर क्या होता है, काउंटर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, बेबी के ब्लड सेल्स ना ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो फीटल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगी। कैसे, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी हाई लेवल ऑफ शुगर है, तो शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो प्लेसेंटा के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। प्लेसेंटा उस डिमांड को फुलफिल ना कर पाने की वजह से बेबी के अंदर क्रोनिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्रोनिक हाइपोक्सिया हो जाएगा तो बॉडी के अंदर उसको, क्रोनिक हाइपोक्सिया को काउंटर करने के लिए क्या होएगा, बॉडी क्या करेगी, ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यानी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। अब लिखते हैं, ठीक है, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, ठीक है, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, जिससे क्या हुआ है, इंक्रीज O2 डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से क्या होया है, प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी हो गई है। प्लेसेंटा उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाया है, क्योंकि प्लेसेंटा की भाई एक लिमिट है। प्लेसेंटा नु थोड़ी ना कितना ही ऑक्सीजन पहुंचा पाया जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी, जिससे प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी टू कंप्लीट डिमांड, ठीक है। प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी हो गई, जिससे क्रोनिक क्रोनिक इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया, ठीक है।
क्रोनिक इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया होएगा, जिससे क्या होएगा, हाइपोक्सिया का होने की वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म बेबी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, बेबी के किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन से क्या होगा, ब्लड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे या तो लिख लो इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। वैसे एरिथ्रोपोइटिन बेबी के अंदर कहाँ से रिलीज होता है, वैसे एडल्ट के अंदर तो होता है किडनी से, लेकिन बेबी के अंदर किडनी प्लस लीवर दो जगह से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये लाइन लिख भी लेते हैं, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल हार्मोन टू ब्लड प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन फ्रॉम लीवर एंड किडनी। ओके, जिससे क्या होएगा, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगी, और इस चीज को कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अपने को क्या देखने को मिला है, पॉलीसाइथीमिया। ओके, अब अदर क्लिनिकल फीचर में सेकंड क्लिनिकल फीचर, अब यहां पे अपने को क्या देखने को मिला था, पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया की वजह से क्या होएगा, लिखते हैं ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया, ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया की वजह से क्या होएगा, तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है, बेबी के अंदर ब्लड के सेल का नंबर बढ़ गया। तो ब्लड के सेल का नंबर बढ़ गया यानी आरबीसी का नंबर भी बढ़ गया, और आरबीसी जब ज्यादा बढ़ेंगे तो आरबीसी का लोड बेबी के ऊपर बढ़ेगा, और इन आरबीसी की अपनी को पता है भाई लाइफ भी शॉर्ट होती है। ज्यादा आरबीसी तो ज्यादा शॉर्ट लाइफ वाले आरबीसी तो ज्यादा ब्रेकडाउन होएगा, ज्यादा ब्रेकडाउन होएगा तो बेबी के अंदर आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन होने की वजह से जॉन्डिस का रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। सही बात है, ठीक है, आरबीसी ब्रेकडाउन होने से ही तो बिलरुबिन फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ज्यादा आरबीसी टूटेगा तो ज्यादा बिलरुबिन बनेगा, ज्यादा बिलरुबिन बना तो जॉन्डिस होने का डेंजर भी उतना ही ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन। अपने को पता है क्यों हुआ है, ज्यादा नंबर में पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या था, ज्यादा ब्लड सेल काउंट था, ज्यादा ब्लड सेल काउंट था तो यानी उनके आरबीसी का लाइफ होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट लाइफ वाले आरबीसी जल्दी ब्रेकडाउन होंगे तो उनके अंदर बिलरुबिन का लोड बढ़ेगा, जिससे क्या होएगा, वहां पे हाइपर बिलरुबिन ईमिया देखने को मिलेगा। इंक्रीज बिलरुबिन लोड यानी हाइपर बिलरुबिन ईमिया, ये चीज अपने को देखने को मिलेगी, और इस चीज को कीजिए हाईलाइट। हाइपर बिलरुबिनीमिया कह दो, या रिस्क फॉर जॉन्डिस भी ज्यादा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड क्लिनिकल फीचर या थर्ड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, थर्ड के अंदर बात करते हैं, यहाँ पे बेबी के अंदर जब साइज ज्यादा हो गया था, ठीक है, तो बेबी को मैक्रोजोमिया हुआ था ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरइंसुलिनीमिया। क्या हुआ था, मैक्रोजोमिया, अभी मैंने बताया, ये रहा इंसुलिन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फीटस, जिसकी वजह से मैक्रोजोमिया यानी लार्ज साइज का बेबी देखने को मिलेगा। और बेबी जब लार्ज साइज का होगा, जब बेबी की डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के टाइम पे बर्थ कैनाल से जब लार्ज साइज बेबी निकलेगा तो उस टाइम पे उस बेबी के अंदर रिस्क ऑफ इंजरी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं बर्थ इंजरीज। बर्थ इंजरी, ठीक है, क्यों हुआ है, ड्यू टू मैक्रोजोमिया, ड्यू टू मैक्रोजोमिया की वजह से क्या हुआ है, यहां पे बर्थ इंजरी होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, और कौन सी बर्थ इंजरी ज्यादातर देखने को मिलती है, ज्यादातर अपने को पता है, एक तो शोल्डर डिस्टोसिया,
ठीक है, शोल्डर की क्लेविकल बोन टूट जाती है। दूसरा भाई ब्रेकियल प्लक्सिस इंजरी हो जाती है, ब्रेकियल प्लक्सिस इंजरी। ठीक है, ब्रेकियल प्लक्सिस इंजरी भी देखने को अपने को मिलती है, ब्रेकियल प्लक्सिस इंजरी। ओके, अब लिखते हैं फोर्थ क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, देखो जो हाई लेवल ऑफ शुगर है ना, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, ये एक्ट करता है एज ए टेराटोजेनिक सब्सटेंस। तो बेबी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया कैन एक्ट एज ए टेराटोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, टेराटोजेनिक सब्सटेंस होने की वजह से यहाँ पे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है, जैसे कार्डियक और न्यूरल। कार्डियक के अंदर भी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी सीन इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर, देन आंसर विल बी कार्डियक एबनॉर्मेलिटी। और कार्डियक में भी पूछे क्यों तो VSD वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट इज मोस्ट कॉमन सीन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इन बेबी एक्ट एज hyperglycemia in baby acts as teratogenic substance ठीक है, एक्ट एज टेराटोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, जिसके अंदर टेराटोजेनिक सब्सटेंस होने की वजह से यहाँ पे कंजेनाइटल, अगर बात करा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, तो मोस्ट कॉमन के अंदर आप लिखोगे कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज। कार्डियक के अंदर भी पूछेगी, कार्डियक के अंदर भी कौन सी, तो यहां पे देखने को मिलेगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और यहां पे देखने को मिल सकती है न्यूरल के अंदर NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती हैं इन बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं फिफ्थ क्लिनिकल फीचर का। फिफ्थ, जैसे ही बेबी किसी भी डायबिटीज मदर का बेबी जब डिलीवरी होती है, पैदा होते हैं, तो पैदा होने के बाद क्या होता है, बेबी के अंदर ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ क्या थी, बेबी का इंसुलिन लेवल हाई रहा था। ठीक है, तो आफ्टर डिलीवरी भी इंसुलिन लेवल हाई में रहेगा, लेकिन बेबी के पास अब ग्लूकोज की सप्लाई रुक चुकी है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी तो कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा मदर से, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, इंसुलिन का लेवल हाई होने की वजह से क्या होता है, बेबी के अंदर एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया होने का डेंजर रहता है। ठीक है, तो फिफ्थ के अंदर लिख देते हैं आफ्टर डिलीवरी ग्लूकोज सप्लाई, ठीक है, सडनली स्टॉप। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कहां से मिलने लग रहा था, मदर से मिलने रहा था, मैटरनल ब्लड से मिल रहा था। ठीक है, सडनली स्टॉप। ठीक है, सडनली स्टॉप हो गई है, तो जिससे अब क्या कंडीशन बेबी के अंदर जनरेट हुई है, बेबी के अंदर अभी भी इंसुलिन लेवल हाई में है, लेकिन ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, यानी मोर इंसुलिन लेस ग्लूकोज लाइक कंडीशन जनरेट हो गई है। मोर इंसुलिन और लेस ग्लूकोज। ठीक है, अभी भी बेबी के अंदर इंसुलिन का लेवल हाई है, लेकिन ग्लूकोज मिलना रुक चुका है, सडनली रुक गया है, जिससे बेबी के अंदर क्या होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी। ठीक है, बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी, और इसको कीजिए हाईलाइट। अब इसके अंदर भी अगर कोई ये पूछ ले कि बेबी के अंदर, सबसे पहले तो एक चीज तो लिखो, ये है मोस्ट कॉमन साइन। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया इन बेबी इज द मोस्ट कॉमन साइन। अगर पूछे कि बेबी ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर मोस्ट कॉमन साइन जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब ये पूछ लें कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कब देखने को मिलता है, ये मिलता है 1 to 3 आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है,
1 to 3 आवर आफ्टर बर्थ। बर्थ के 1 से 3 घंटे बाद देखने को मिलता है अपने को हाइपोग्लाइसीमिया। और एक था, कहाँ गया, हाइपोकैल्सीमिया। हाँ, हाइपोकैल्सीमिया के बाद हम पूछते हैं कि ये कब देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है बर्थ के 24 टू 72 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 24 से लेके 72 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है 1 से 3 दिन बाद, और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है 1 से 3 आवर आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक 6th और लिख लीजिए। वैसा इतना कॉमनली देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन अपने टॉपिक के अंदर है तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ना जो कोई भी बेबी ऑफ डायबिटिक मदर है ना, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम का लेवल अब नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपोमैग्नीसीमिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख लो हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। मैग्नीशियम का लेवल भी कम देखने को मिलता है, हाइपोमैग्नीसीमिया। ओके, ये चीज। अब ये हो गया आपके पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर कंप्लीट। अब डायग्नोस की अगर बात करें तो डायग्नोस करने के लिए क्या करना भाई, ब्लड लेवल चेक कर लो, बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, ठीक है। अगर हम डायबिटीज डायग्नोस करते हैं तो भाई एक तो मैटरनल स्क्रीनिंग में पता ही चल जाएगा भाई मदर को भाई हाई डायबिटीज है, नहीं तो हिस्ट्री कलेक्ट कर लो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, ब्लड एग्जामिनेशन कर लो, ठीक है। इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर भाई सीबीसी कर लो, इलेक्ट्रोलाइट कर लो। सीबीसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भाई कैल्शियम का लेवल कम और मैग्नीशियम का लेवल कम, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा मैक्रोजोमिया, ठीक है, मैक्रोजोमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री कलेक्शन में मैटरनल डायबिटीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में भाई आरबीएस करते रहो, ये चीज है डायग्नोसिस। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट का। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट मैनेजमेंट है क्या है, बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है, ठीक है। बेबी को सबसे पहले बात करा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट मैनेजमेंट क्या है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग। यानी अपने को क्या करना है, बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करना है, ठीक है। यानी कंट्रोल हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया विद इन 1 से 3 आवर अपने को देखने को मिलता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे मैनेज करते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने केवल करना है ओनली एंड ओनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जैसे सिम्टम है वैसा ही मैनेजमेंट, ठीक है। शुगर कम है तो भाई शुगर को शुगर दे दो, ठीक है, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है अपने को, ठीक है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के अंदर जैसे अपने को क्या करना है, कंट्रोल करना है आरबीएस, कंट्रोल आरबीएस, ठीक है। और बेबी को देनी है अपनी को फीडिंग, आरबीएस कंट्रोल करो और बेबी को फीड कराओ, ठीक है। और हमने बेबी को हाइपोथर्मिया के लिए मॉनिटर करना है, ठीक है, मॉनिटर फॉर हाइपोथर्मिया। अगर हाइपोथर्मिया हो जाए तो भाई अपने को एक तो क्या करना है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है भाई केएमसी करा सकते हैं, बेबी को सोक्स पहना दें,
कैप पहना दे, बेबी को इंक्यूबेटर के अंदर रख दे, बेबी को रेडिएंट वार्मर के अंदर रख दे, ये सारी चीजें मैंने पहले हाइपोथर्मिया के मैनेजमेंट में आपको कराई हुई है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम मॉनिटरिंग करो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मॉनिटरिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद कार्डियक एग्जामिनेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कार्डियक एग्जामिनेशन कर लो। कार्डियक एग्जामिनेशन के अंदर क्या कर सकते हैं हम भाई, ईसीजी कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज अपने को कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियक एग्जामिनेशन कर ली। उसके बाद बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का रिस्क था, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मैनेज कर लो, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मैनेज कर लो, ठीक है। और बेबी के अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया है, तो बेबी के अंदर जॉन्डिस का रिस्क था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मॉनिटर कर लेंगे जॉन्डिस के लिए बेबी को, मॉनिटर फॉर जॉन्डिस, मॉनिटर फॉर जॉन्डिस, जॉन्डिस के लिए बेबी को मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है। कोई बर्थ इंजरी के लिए मॉनिटर करेंगे और उसको मैनेज करेंगे, बर्थ इंजरी के लिए देख लेंगे, ठीक है। ये सारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हमने कर देना है किसके अंदर, बेबी ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू।